द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उनके पास एक फायदा था, एक तरीके से उनके पास एक एडवांटेज थी जो कि साउथ अफ्रीकन के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास नहीं थी। हमारे देश में काफी लंबे समय से ये डिस्कशंस होती आ रही थी कि हमारे आजाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होने वाला है। तो डिस्कशंस काफी पहले से चल रही थी। तो हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली कि क्या बेनिफिट्स हैं या किस तरीके से पहले से डिस्कशन चल रही थी। बट एक्चुअल में किसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया? तो जिस पूरे ग्रुप ने, जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। Who then were the makers of Indian Constitution? तो किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. तो यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में से छोटे छोटे स्केचेस में आपको बताया हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उनके नाम आपको दिए हुए हैं और उनका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड उन्होंने क्या रोल प्ले किया, क्या उनकी पोजीशन थी, उस चीज को बताया हुआ है। ये बहुत ही फैक्चुअल है, आप एक रीडिंग दे सकते हो इसे। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली ने बनाया था और उस असेंबली को, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जो कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग, उसको किसने बनाया? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली ने, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो हमने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली है, मतलब कि इसमें जो लोग हैं वो चुनकर आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुए थे वो 1946 में हुए थे, जुलाई में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946 और इसकी जो पहली मीटिंग है वो दिसंबर 1946 में हुई थी। Soon after the country was divided into India and Pakistan। तो 1947 में हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, मतलब इंडिया से एक कंट्री अलग हो गई थी, बट गई थी, जो कि थी पाकिस्तान। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनी? वो 1946 में बनी और 1947 में, एक साल बाद, इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बांट दिया गया, एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब अपने अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 में ही बनके तैयार हो गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे अडॉप्ट भी कर लिया था। बट पूरे देश में वो लागू कब हुआ, मतलब लोगों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950, एक साल बाद हुआ। एक साल बाद नहीं, कुछ महीने बाद, अगले साल 1950 में हुआ। अब 26 जनवरी को क्यों हुआ? जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, उसके बावजूद भी हमने कुछ महीनों का वेट करके 26 जनवरी को क्यों हमने इसे लागू किया? तो रीजन ये था क्योंकि जो 26 जनवरी है उसके लिए हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब ये जो डेट है 26 जनवरी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था कि हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी। 1930 में 26 जनवरी 1930 को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने ये डिक्लेयर किया था कि हमें डोमिनियन जो स्टेटस है वो नहीं चाहिए और हमें प्रॉपर स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस चीज की डिक्लेरेशन हुई थी और इंडिया का जो तिरंगा है वो लाहौर में फहराया गया था। तो लाहौर 1930 में भी इंडिया का ही पार्ट था, तो वहां पे इस तिरंगे को फहराया था। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हो गई क्योंकि पहले लोग सिर्फ, मतलब बहुत क्लियरली इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही थी। पहले
हमें आजादी का मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था कि हम कैसी आजादी चाहते हैं। क्या हम ब्रिटिशर्स से पूरे तरीके से छुटकारा चाहते हैं या डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजन थी। बट ब्रिटिशर्स हमें कह रहे थे कि हमें वो डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि वो हमें ये तो अलाउ करेंगे कि हम अपनी कंट्री को खुद से चला सकें, कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, या जितने भी लीडर्स होंगे, या जो भी हमारे देश को चलाएगी, जो भी गवर्नमेंट, वो होगी इंडियंस की ही। इंडियंस अपने देश को चलाएंगे, बट फिर भी इंडियंस के ऊपर भी कौन बैठा होगा? ब्रिटेन का किंग या क्वीन। तो वो हो गया डोमिनियन स्टेटस, कि देश को तो हम खुद चला रहे हैं, बट फिर भी एक ऊपर पावर रहेगी क्वीन की, कि डोमिनियन स्टेटस आप मतलब एक तरीके से क्वीन के अंडर रह के तुम अपना देश चला रहे हो। तो जो ब्रिटिशर्स हैं ये चीज हमें प्रपोज कर रहे थे। बट 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन में ये चीज क्लियर हो गई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और उस टाइम से मतलब 1950 से लेके 1930 से लेके 1947 तक हमने 26 जनवरी को एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। बट 1947 में जब 15 अगस्त को हमें एक्चुअल इंडिपेंडेंस मिली, तो हमने क्या किया? हमने 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। बट क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हमें उसकी मतलब उस इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए या उस दिन को रिमेंबर करने के लिए हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इम्प्लीमेंट 26 जनवरी को किया। So to mark this day, we celebrate 26 जनवरी as Republic Day every year। और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी, तो हर साल इस दिन को हम एज रिपब्लिक डे, गणतंत्र का के दिवस की तरह मनाते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? So आज से लगभग 70 साल पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था, मतलब 7 डेकेड पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। और उस टाइम से लेके आज तक बहुत ज्यादा सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे देश में बदल चुकी हैं। तो इतने सालों बाद भी हमें क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके रखना चाहिए, क्यों हम इसको अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव। एक रीजन हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था कॉन्सेंसस का, कि किस तरीके से हमारे देश में ऑलरेडी ये डिस्कशंस हो रही थी लोगों के बीच में, कुछ बेसिक वैल्यूज को लेकर एक मत बन चुका था, एक कॉन्सेंसस हो चुकी थी कि हाँ हमारे देश में ये चीजें तो रहेंगी ही। तो लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स, कुछ वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये जो कॉन्सेंसस है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको आज भी वैलिड बनाए रखने में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सिर्फ उनके ही आइडियाज, उनके ही जो व्यूज हैं उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के व्यूज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में शो हो रहे हैं, बल्कि एक तरीके से पूरे देश के जो व्यूज हैं, जो ओपिनियंस हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शो होते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने समय का एक ब्रॉड कॉन्सेंसस एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उस टाइम पे अधिकतर लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। इसमें जो वैल्यूज, इसमें जो रूल्स लिखे हैं उसको एक्सेप्ट किया था, मतलब मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्टेंस दी थी। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social or political parties। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस से शुरू से लिखना पड़ा है, क्योंकि उनके देश में कुछ बेसिक रूल्स को सारे लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। मतलब कि कोई ऐसी मेजर सोशल ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ऐसा सोशल ग्रुप है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन नहीं हो रहा, जो उसमें चेंजेस चाहता है। इसी तरीके से मान लो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है देश में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन नहीं हो रही, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे देशों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस से लिखना पड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन नहीं कर रहा था। In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper। वहीं कुछ ऐसे देश हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बस कागजों पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, उसको कोई प्रॉपरली लागू नहीं कर रहा। तो ऐसे भी देश हैं। No one actually follows it। तो ऐसे भी देश हैं जहां पे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक्चुअली फॉलो नहीं करता, वो बस पड़े हुए हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। सो हमारे देश के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस रहा है वो काफी देशों से अलग रहा है।
Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the Constitution. तो पिछले लगभग 50 सालों में, 60 सालों में हमारे देश में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस पे सवाल उठाए हैं, उनका काइंड ऑफ विरोध किया है. बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन्ड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. मतलब छोटे मोटे ग्रुप्स, छोटी मोटी पार्टीज ने तो सवाल उठाए हैं, विरोध किया है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी बहुत बड़े सोशल ग्रुप या किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को, वो कितना सही है, इस चीज पे बहुत बड़ी पार्टी ने या बहुत बड़े सोशल ग्रुप ने कभी सवाल नहीं उठाए हैं. सबने इसको एक्सेप्ट किया है, सबने इसको रिस्पेक्ट दी है. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से वापस से लिखना पड़ा है. तो ऐसे टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसके किसी बहुत बड़े पार्टी या सोशल ग्रुप ने विरोध नहीं किया है और लोगों ने मैक्सिमम इसको सपोर्ट ही किया है, और वो भी इतने लंबे टाइम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेंस में है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. The second reason for accepting the constitution is that Constituent Assembly represented people of India. तो पहला जो हमारा रीजन है कि हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अभी भी वैलिड है, क्योंकि आज तक भी हमारे देश के लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसकी लेजिटिमेसी पे विश्वास रखते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं करते. वहीं दूसरा जो रीजन है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का ही व्यू है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है. कैसे? देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. तो वैसे तो उस टाइम पे कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, मतलब कि जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते थे तो उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था. बट फिर भी ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग हैं वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे? क्योंकि देखो, अब कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल असेंबली है, उसमें लोगों ने वोट देके इस असेंबली के मेंबर्स को चुना. ठीक है. अब इसी तरीके से देश में बहुत सारी प्रोविंसेस हैं, एक तरीके से स्टेट्स हैं जिनके की गवर्नमेंट को चुना गया है, असेंबली को चुना गया है. जैसे आज भी हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी असेंबलीज हैं. तो इसी तरीके से उस टाइम पे ये था कि अलग अलग प्रोविंशियल असेंबलीज थी. भले ही वो जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो सबके द्वारा चुन के ना आई गई हो, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार ही नहीं था, बट फिर भी क्या हुआ कि अलग अलग जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, मतलब प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उन्होंने मेंबर्स चुनकर भेजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसके द्वारा चुनी गई? वो इन प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा चुनी गई. इससे क्या हुआ कि अलग अलग जो एरियाज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिली. हमारे देश के अलग अलग हिस्सों को ये प्रोविंसेस रिप्रेजेंट करती है. मान लो ये हमारा देश है, ठीक है. अब इसमें एक प्रोविंस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से अलग अलग प्रोविंसेस हैं. अब इन प्रोविंसेस में अपनी अपनी असेंबलीज चुन के आई हैं. जैसे हमारे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है, इसी तरीके से इन प्रोविंसेस में भी, इन स्टेट्स में भी अपनी अपनी एक असेंबली होती है, स्टेट असेंबली जिसे हम कहते हैं. और ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम इसे प्रोविंशियल असेंबली कहते थे. तो ये प्रोविंशियल असेंबलीज में कुछ लोग डायरेक्टली लोगों द्वारा चुन के आए हैं. प्रोविंशियल असेंबली में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो डायरेक्टली आम आदमी द्वारा, कॉमन मैन द्वारा चुन के आए हैं. अब इन लोगों ने क्या किया? ये जो ये प्रोविंशियल असेंबली है, इन सभी प्रोविंशियल असेंबलीज ने मिलके वोट दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के लिए. सब लोगों ने यहां से चुन चुन के अपने लोगों को भेजा है. अब जब सारी प्रोविंसेस अपने अपने तरफ से कुछ लोगों को चुनकर भेजेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो उससे क्या होगा? हर एक प्रोविंस जो है वो रिप्रेजेंट हो पाएगी, देश का हर हिस्सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट हो पाएगा, उसकी भागीदारी होगी. तो इसीलिए हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सारे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है. सो अगेन यहाँ पे थोड़ी सी रिपीटेशन होगी क्योंकि मैं इसे रीड करूंगी. So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people. तो क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, इसीलिए डायरेक्टली जो सारे लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं चुन सकते थे. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislatures that we mentioned above. और इसीलिए उस टाइम पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनके मेंबर्स ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुन के भेजा। This ensured a fair geographical share of the members from all the regions of the country। अब क्योंकि provincial legislatures ने चुन के भेजा है तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश का जो geographical share है वो मतलब एक तरीके से हर एक जो geographical area है वो represent हो पाया constituent assembly में। The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, मतलब वो एकदम फ्रंट पे रही थी, बाकी लोगों को साथ में लेके चली थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। अब भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे बट इससे भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खतरा था, क्योंकि खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग एरियाज से लोग थे, अलग अलग ओपिनियंस के लोग थे। तो ऐसा नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारे लोग एक जैसे थे, उसमें भी डाइवर्सिटी थी, तो वो भी हमारे देश को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे असेंबली में जो कि कांग्रेस के साथ एग्री नहीं करते थे, सहमत नहीं होते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली represented members from different language groups, caste, classes, religions and occupations। तो अभी हमने देखा कि जियोग्राफिकली तो हमारे देश में देश जो है वो इक्वली एक तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि अलग अलग जगह के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिससे कि हमारे देश के अलग अलग हिस्से रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो जियोग्राफिकली थे, पॉलिटिकली थे कि अलग अलग जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजा था, अलग अलग पार्टीज के लोग थे, आईएनसी के भी थे तो दूसरी पार्टीज के लोग भी थे। इसके साथ साथ हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें सोशल डाइवर्सिटी भी थी। सोशल डाइवर्सिटी मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स भी थे, सोशल ग्रुप्स के लोग थे, जैसे कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, वहां पे अलग कास्ट के लोग थे, अलग क्लासेस के लोग थे, भाई अमीर भी थे, गरीब भी थे, किसी अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन के थे, कोई बिजनेसमैन है तो कोई नॉर्मल लॉयर है, कोई टीचर है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग भी थे। तो मतलब कि सोशल टर्म्स में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी जो कि हमारे देश के लोगों को काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different। अब भले ही हमारे मतलब अगर हमारी जो Constituent Assembly है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर भी चुन के आती तो वो हमारी इस एक्चुअल Constituent Assembly से बहुत ज्यादा अलग नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब सारे लोग वोट दे सकते हैं, सारे लोग वोट दे सकते हैं तो मतलब सारे लोग रिप्रेजेंट हो पाएंगे। और जस्ट हमने देखा अभी कि भले ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी बट फिर भी हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो काफी ज्यादा डाइवर्स थी। तो भले ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुआ फिर भी हमारे देश में डाइवर्सिटी काफी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो काफी लोगों को काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी। फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट आज भी क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ये रीजन है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया वो हमें ये रीजन देती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो हमारा विश्वास उस पर बढ़ाती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने काफी सिस्टमैटिक तरीके से काम किया, काफी ओपन रह के काम किया। ओपन मतलब ऐसा नहीं कि खुले आसमान में, ओपन मतलब कि उन्होंने सारे आइडियाज को एक्सेप्टेंस दी, कि वो सारे आइडियाज के लिए ओपन थे, खुले थे, कि सारे लोग अपने अपने आइडियाज जो हैं, अपने अपने मत, व्यूज, ओपिनियन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे रख सकते हैं। कंसेंशुअल मैनर मतलब सबकी सहमति के साथ, सबके कंसेंट के साथ काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी को चुप कराया है या फिर किसी की बात नहीं सुनी गई है, ऐसा नहीं था। सबकी सहमति से, सबको साथ लेकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। तो सबसे पहले क्या हुआ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एग्री किए कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट में ये चीजें तो होंगी ही होंगी। तो कुछ बेसिक रूल्स पे एक्सेप्टेंस दिखाई, जैसे कि इक्वालिटी रहेगी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी रहेगी, सब लोगों को राइट्स मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो इस तरीके से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे सहमति दिखाई सभी ने।
Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. पहले सबसे पहले क्या हुआ, कुछ बेसिक रूल्स कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि वो एक तरीके से खांचा तैयार करेगी। जैसे जब आप घर बनाते हो तो हम क्या करते हैं, हम पहले पेपर पे एक मैप बनाते हैं, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं पेपर पे कि हाँ हमारा जो घर है वो कैसा दिखने वाला है, कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होंगे, कहाँ पे किचन होगा। तो ये सारी चीजें हम पहले पेपर पे बनाते हैं, है ना। इसी तरीके से एक मैप तैयार करना कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक तरीके से रफ स्केच, रफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। तो वो हो गया ड्राफ्ट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से खांचा तैयार करना है, ड्राफ्ट बनाना है। और फिर जब ये ड्राफ्ट बना देंगे तो उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे रखा जाएगा कि देखो भाई हम ये चीजें बता रहे हैं, ये चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे। तो आप फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसमें डिबेट करेगी, डिस्कशंस करेगी कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो भी चीजें लिखी हैं क्या क्या उसमें से होना चाहिए, क्या क्या उसमें से नहीं होना चाहिए, क्या क्या और चीजें ऐड होनी चाहिए। तो वो काम फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करना था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने ड्राफ्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया, जो कमेटी बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें काफी लोग थे। और इन लोगों को हेड किसने किया, चेयर किसने किया, वो थे बी आर अम्बेडकर। तो इनकी चेयरमैनशिप में जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो बना। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे रखा गया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि भाई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। तो क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब हर एक जो उसमें क्लॉज है, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक बात जो है उसको क्लॉज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे आप सेक्शंस कहते हो, इसी तरीके से आप समझ सकते हो। तो क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक लाइन समझ लो आप कि एक एक लाइन करके एक एक चीज पे डिस्कशन हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जो भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने बना के दिया है उसमें से क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज पे डिस्कशन हुई। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था लगभग उसमें 2000 अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस किए गए। The members deliberated for 114 days spread over 3 years। तो लोग जो थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो लगभग 114 दिन उन्होंने ये डिस्कशन की है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। तो मतलब 3 साल तक, 1946 से 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। तो 3 साल उन्होंने 114 डेज वो मिले हैं, डिस्कशन की है, और इस पूरे स्पैन में उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। तो जो भी डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे रखा गया था, और जितनी भी डिस्कशंस, जितने भी डिबेट हुए थे, उनको वर्ड बाय वर्ड, मतलब कि सारा कुछ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ वो रिकॉर्डेड है और वो प्रिजर्व्ड है। उसको हमने प्रिजर्व करके रखा है, संभाल के संजो के रखा है। These are called Constituent Assembly debates। और ये जितनी भी डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान, उसको जो हमने प्रिजर्व करके रखा है, रिकॉर्ड करके रखा है, इनको हमने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। When printed, these debates are 12 बल्कि वॉल्यूम्स। जब इन डिबेट्स को, इन डिस्कशंस को प्रिंट करके रखा गया तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स, मतलब 12 मोटी मोटी बुक्स, 12 मोटी मोटी बुक्स जो हैं वो बनके तैयार हुई। मतलब इतनी ज्यादा डिस्कशंस हुई। These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution। ये डिबेट्स हमने क्यों संजो के रखी हैं, क्यों इनको हमने इस तरीके से रिकॉर्ड किया और उन्हें प्रिजर्व किया, क्योंकि ये जो डिबेट्स हैं वो हमें हर प्रोविजन के पीछे रैशनल बताती हैं कि ये जो प्रोविजन है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है वो क्यों डाला है, पीछे मकसद क्या था इसका, तो वो चीज हमें बताती हैं। They are used to interpret the meaning of the constitution। और टाइम टू टाइम क्या होता है कि जब हमें कहीं कंफ्यूजन होती है, किसी क्लॉज को, किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में, उसका मतलब समझने में जब हमें दिक्कत आती है या हमें क्लैरिटी चाहिए होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज क्या कहना चाहती है, उसके लिए भी हम इन डिबेट्स को रेफर करते हैं कि जब हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वो एक्चुअली क्या कहना चाहते थे और किस लिए उन्होंने ये प्रोविजन डाला। तो इंटरप्रिटेशन के लिए भी हमने इनको संजो के रखा है।
इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी, वो किस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाई गई थी, कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जो कि लोगों द्वारा डायरेक्टली चुनी गई थी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुन के आए थे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने क्या किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने अपने अपने प्रोविंसेस से लोगों को चुन के भेजा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने अपने जगह को रिप्रेजेंट किया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसे हम क्यों आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी कॉन्सेंसस है, सबकी सहमति है, सब इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मतलब सब तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं लोग। तीसरा ये कि जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिस तरीके से डिबेट डिस्कशंस हुई, जिस तरीके से सभी लोगों की बात सुनी गई, सभी ग्रुप्स की, सभी तरीके के लोगों की बात सुनी गई, सबको साथ लेके चलने की कोशिश की गई, वो चीज भी आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेवेंट बनाती है इतने साल बाद भी।